तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल का अंत हो चुका है। लगभग 21 साल सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 16 तक राज्यसभा में उनका चुनाव होना है। राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन आज दाखिल कर दिया है और 16 के आसपास नीतीश तय करेंगे कि वो उन्हें कब मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देना है, विधानसभा से इस्तीफा देना है। तो मुख्यमंत्री क्या 1-2 दिन या कुछ घंटों के अंदर आ जाएगा? बीजेपी इंतजार करेगी। वो एक ऑनरेबल एग्जिट देना चाहती है नीतीश कुमार को और यही करते हुए दिखना चाहती है, क्योंकि कई सारी विपक्षी पार्टियों ने अब बीजेपी के इस फैसले के ऊपर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद राज्यसभा जाना चाहता हूं। ये नीतीश कुमार ने कहा है। नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन रहेगा, ये भी उन्होंने कहा है। दोनों सदन का सदस्य बनने की इच्छा थी। अब दोनों सदनों का सदस्य क्या? नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट के अंदर लिखा है कि वो बिहार विधानसभा के भी सदस्य रहे, बिहार विधान परिषद के भी रहे, लोकसभा के भी कई बार सदस्य रहे। अब वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री का पद और उसके बाद राज्यसभा के सांसद का पद, कोई कंपैरिजन है क्या इस पदों में? कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। तो नीतीश क्या अपनी मन मर्जी चले गए होंगे? इसी पर बात करेंगे। इनके इस पहलू को भी समझेंगे कि बीजेपी का एक कैलकुलेटेड रिस्क आखिर क्यों लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे सोच क्या है। सर कह रहे थे, मेरे साथ दिलीप कुमार सिंह साहब जुड़ गए हैं, हमारे एडिटर इन चीफ और सीईओ हैं। दिलीप सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप अभी पाटलिपुत्र की बात कर रहे थे, तो पाटलिपुत्र का क्या हाल होने वाला है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अभी तक जितने भी राजनीतिक उथल पुथल हमने देखा है अपने जीवन में, ये एक ऐसा इस तरह की घटना है जिसको कि इमीडिएटली अगर मुझे आप पूछेंगे तो मुझे शब्द भी ढूंढने पड़ेंगे और मुझे वो तथ्य भी उसके लिए लाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप ये देखिए कि एक कंप्लीटली, जैसे ट्रंप ने क्या किया, उठा करके उनके प्रेसिडेंट को उठा के वेनेजुएला उठा के लेके चले गए और अमेरिका में उनको बोला कि अब फेस करिए। अब मोदी और अमित शाह ने क्या उसी तरह के, खैर वो हम कंपैरिजन थोड़ा अलग हो, लेकिन जो एक होता है ना, एक शॉक एंड ऑ जिसको कहते हैं कि सडनली आउट ऑफ अ सडन चर्चाएं रहती थी। बट नीतीश कुमार का जो लगातार, ये नीतीश कुमार नहीं अकेले, ये उस युग की अंत आप देख रहे हैं जो लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, शरद यादव, जो कांग्रेस के अंत से नई शुरुआत, उसमें सुशील मोदी भी शामिल थे, बीजेपी भी आके बाद में उसमें शामिल हुए, एनडीए के उन्होंने गठन किया, लालू को हटाने का सारा उन्होंने सफल एक प्रयोग किया बिहार में। लेकिन ये पूरा जो मंडल के बाद की जो सियासत बिहार में थी, उस पूरे सियासत के अंत है यह। तो आप क्या देश में कमंडल में सारे मंडल जितना है, अब सब कमंडल में है, सब कमंडल में समा गए सर, समा गए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाटलिपुत्र की राजधानी, पाटलिपुत्र जो होता था तो वो वहां के राजा, वो खुद पे राज वहां के लोगों पे करता था। तो क्या अब जो कुछ होने जा रहा है, ये पाटलिपुत्र नहीं, इंद्रप्रस्थ से हो गया, यानी दिल्ली से शुरुआत होगी, यहां से शासन चलेगा, यहां से सत्ता चलेगी, यहां से निर्णय होंगे। क्या ये एक नई, और जो मॉडल जो तेजस्वी कह रहे हैं, मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का भी मॉडल नहीं है, या आज तक ऐसा कभी मॉडल बना ही नहीं था। ये एकदम नायाब मॉडल है, नया मॉडल है, जिस आप देखिए किस तरह से इसको शांति से, बिना किसी विवाद, बिना किसी, अभी तक आप देख रहे हैं, अब नीतीश कुमार की तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि वो राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंच चुके हैं। तो अंत की शुरुआत नहीं, ये अंत, यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है, इस युग का अंत होता है, मंडल युग का अंत यहाँ पे बिहार में। लेकिन बिहार का जो समाज है, बिहार की जो सियासत है, बिहार से मैं आता हूँ खुद, मैं भी मधेपुरा से आता हूँ, वो भी, तो मैं जानता हूँ वहाँ पे इसको स्वीकार करने वाले लोग, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो घुर विरोधी, अगर आरजेडी को देखें, कांग्रेस को देखें, तो कांग्रेस का तो वहाँ कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं रह चुका, पहले ही समाप्त हो चुका था, वो तो आरजेडी ने समाप्त किया। नीतीश बीजेपी के साथ मिलके, बीजेपी ने अब सारे जनाधार को
एक तरह से एक ऐसी शुरुआत है कि इसको देखना पड़ेगा कि इसको अगर तस्वीर आगे उभरेगी तो किस तरह की उभरेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या कौन वो बनेगा मुख्यमंत्री में हम जाएंगे सर। हाँ। बहुत सारे नाम हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे बताइए नीतीश कुमार ये पद छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा दिल में दुख तो आया होगा, दर्द आया होगा। नीतीश कुमार ये पद छोड़ ही नहीं सकते, ये उनका फैसला हो ही नहीं सकता है, ये बीजेपी का फैसला है, ये फैसला उनको स्वीकार करना पड़ा है। उनके पास नीतीश को अगर जो जानते हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेके, वो तमाम जितने भी उलट उलट कितने बार उन्होंने किया, तो उस कुर्सी को, जिस कुर्सी के लिए उनका नाम गिरगिट कुमार रखा गया, मैंने कई नाम से उनको कुर्सी कुमार, गिरगिट कुमार, कई नाम से लोगों ने कहा, यह फैसला नीतीश कुमार ले ही नहीं सकते थे। यह फैसला नीतीश कुमार को ने नहीं लिया है, यह फैसला लिया है नरेंद्र मोदी ने, यह फैसला लिया है अमित शाह ने, यह फैसला लिया है बीजेपी ने, और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अब उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब तो ये भी विकल्प नहीं है सर कि आरजेडी के साथ चले जाएं। नहीं, वो विकल्प नहीं, नंबर गेम ही नहीं है लोग विधानसभा के अंदर। नहीं है। आप एक बेहतर एग्जिट आप कैसे ले सकते हैं, एक जिसको कहते हैं आपको सम्मान, सम्मान आपकी विदाई कैसे हो सकती है, उस पे बीजेपी ने जरूर काम किया है। ये विदाई जो है सम्मान विदाई का एक स्वरूप है। इसके लिए अब नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है वहां पे कि वो अब राज्यसभा जाए। नहीं तो आपने जो कहा, मुख्यमंत्री की वो कुर्सी जिसपे उन्होंने लगातार माने साम दाम दंड भेद उलट पलट हेर फेर करते हुए बने रहे, क्या उसको इस आसानी से वो चलते? नहीं, मेरी इच्छा हो रही है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। उनके इच्छा को जो उन्होंने एक्सप्रेस किया उसको सम्मान करते हुए बीजेपी ने कहा ठीक है, आप वहां जाना चाहते हैं तो चलिए हम आपको वहां लिए चलते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा प्लान बीजेपी की तरफ से बना होगा कि इनको ऑनरेबल एग्जिट देते हैं, इनको राज्यसभा भेजते हैं, फिर धीरे से बता दिया होगा कि चाहो तो चलिए। रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं इनको। का काम किया, 10 बरस विधायक बनाने का काम किया। हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और बिहार के विकास के लिए कामना करते हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने आगे काम करने का काम किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें हम सहयोग बनने का काम किया। कि आज क्या क्या हुआ ये हम बता दें। कल रात में ये फैसला हो गया था, लगभग 11 बजे के आसपास नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैं अब राज्यसभा जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं दोनों सदनों का सदस्य रहूं, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। इसीलिए वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, सरकार को वो मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस ट्वीट में, जब मैंने इस ट्वीट को पढ़ा सर, मुझे लगा इसमें नीतीश कुमार का बहुत दर्द छुपा हुआ है। आपको हर एक शब्द दर्द ही है, क्योंकि मैंने कहा आपने भी लगातार सियासत को आपने जितने गहराई से आपने कवर किया है, लगातार आप मैदान पे आपने कवर किया है, आप उन तमाम नेताओं की जिनका मैं नाम ले रहा था उनसे आपका लंबा एक पत्रकारिता और उनका जो अनुभव रहा है बहुत बेहतर है। जो मैं कह रहा था, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसे नेता जिन्होंने सिर्फ जोर घटाओ गुना भाग के जरिए अपने सियासी रोटी वो सेकते रहे हैं, और इतने साल से लालू जैसे जनाधार वाले नेता को उन्होंने खत्म किया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, तो वो जो कहते हैं ना कार्मिक साइकिल जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको आएगा, उलट के पड़ेगा। लालू को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिले, लालू को आपने खत्म किया। आज आपका जो खात्मा जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मर्म है, दर्द है, वो बिल्कुल है, साफ साफ दिख रहा है और उनके चेहरे पे दिख रहा है। हालांकि उनके शारीरिक रूप से उनकी गंभीर किस बीमारी से हैं, क्या कितने बीमार हैं, इस पे चर्चाएं होती नहीं, लेकिन सर इधर उनका बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। जब चुनाव का वक्त आया था वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक थे। He was calling the shots, टिकट दे रहे थे, टिकट के अलावा बीजेपी कितना लड़ेगी, मैं कितना लड़ूंगा, सहयोगियों के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन होना है, वो उन्होंने बीजेपी पर छोड़ा था। तो सत्ता है ना सर, बहुत बड़ा चुंबक है,
वो कई सारी चीजों को चिपका लेता है, लेकिन जब ये चुंबक नीतीश कुमार के पास से हटेगा, किसी दूसरी जगह शिफ्ट होगा, उसका क्या परिवर्तन होगा? हो चुका है, अभी औपचारिकता बाकी में, औपचारिकता बाकी है, लेकिन शिफ्ट अगर नहीं होता तो बीजेपी के जो नेतृत्व है इस वक्त, जो राजनीतिक रूप से चीजों को, एक एक चीज को बिल्कुल जिसको कहते हैं गंभीरता से ही नहीं बल्कि एक एक डिटेल को वो देखते हैं, वो इस तरह का फैसला नहीं लेते। और जो चीजें सामने आ रही है, कई चीजें जो सामने आ रही है, तो उसमें नीतीश जी का अंत इस तरह से होगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। ये तो था कि लेकिन मैं वही कह रहा था कि जो जिस तरह से उन्होंने मिलके किया, आज जेडीयू में उनको नीतीश कुमार के साथ रहने वाले मुझे लगता है सबसे कम विधायक और सांसद हैं, लेकिन सबसे कम रह गए। तो आज नीतीश कुमार जी को ये एहसास तो होगा कि मैं आज नियंत्रण में नहीं हूं और मुझे ये फैसला मंजूर करना ही होगा, और उन्होंने कर लिया और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से वो दाखिल और खारिज हो रहे हैं सियासत से कंप्लीटली, कि यहाँ से उसके वो अंत हो चुके हैं। अब वो किस तरह का जीवन जिएंगे, क्या उनका राजनीतिक जीवन रहेगा, क्या वो फिर पलट के कुछ कर पाएंगे, मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। अब तो ये है कि पाटलिपुत्र जो है वो इंद्रप्रस्थ से चलाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन मैंने वही कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में रिक्शा वाला भी जो है और चाय वाला जो वहाँ पे एक आम व्यक्ति भी राजनीतिक रूप से बेहद सबसे ज़्यादा वो उनका, जो आप कभी भी उनसे कोई सवाल पूछ ले तो वो लेफ्ट राइट आपको नहीं, बिल्कुल सटीक जवाब आपको देंगे। तो ये जो राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में, इस पे बिहार की जनता क्या करेगी, वो एक बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा एक अलग विषय है, पार्टी जेडीयू रहेगी नहीं रहेगी ये भी एक अलग विषय है, बीजेपी का नेतृत्व कौन संभालेगा ये भी एक, कई सवाल हैं। लेकिन बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग जो नीतीश के नाम से 25 से 30 नीतीश, उस पर क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो बिहार के लोग जिन्होंने मैंडेट दिया बीजेपी और एनडीए को, वो क्या करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन मुझे लगता है कि 89 के बाद मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत उसी समय की थी, मुझे याद है। और ये मुझे लगता है कि ये ऐसा परिवर्तन है जिसको मुझे वाकई कई सारे शब्द मुझे ढूंढने होंगे, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, आपने कहा ना कि जेडीयू का क्या होगा, नीतीश कुमार के समर्थकों में क्या होगा, बिहार के अंदर क्या होगा, क्योंकि बिहार का आदमी पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो तांगे वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, उसको ये पता है उसे किसे वोट देना है, उसको ये पता है कि उसके राज्य के लिए क्या अच्छा है, लेकिन इसी बीच क्यों वोट देना है, और उसको क्यों वोट देना है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार के राज्यसभा के नामांकन के बाद उनके पैतृक गांव में बिघा के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है इस नॉमिनेशन के बाद। सर, वही निकल के आ रहा है कि जनता नाराज है नीतीश कुमार से, और गांव के लोग तो नाराज ही होंगे भाई। गांव का आदमी अगर मुख्यमंत्री है तो गांव वीवीआईपी गांव रहता है, अब वो मुख्यमंत्री का तमगा उनसे हट जाएगा। 2025 में बिहार की जनता ने बीजेपी के नाम पर एनडीए को वोट नहीं किया, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया है, ये वहां के लोगों का कहना है। क्योंकि नारा क्या था, 25 से 30 फिर से नीतीश। अब नीतीश को हटाना जरूरी था या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिघा की रिएक्शन देख लेते हैं। निशांत को तो राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जो नीतीश कुमार के राज्यसभा भेज के गद्दी से हटाने का बीजेपी का प्लान है, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा न करना चाहिए। 25 से 30 नीतीश का चुनाव हुआ था तो 30 तक इनको रखना चाहिए था, उन्हीं को दिया है मैंडेट, गलत बात है। हाँ, जदयू के लोग हैं बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है कि नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जो वोट दिया है जनता, बिहार का जो जनता लोग हैं वोट दिए, किन पे वोट पड़ा, बीजेपी पे वोट पड़ा है, कि मतलब कोई दूसरा सीएम फेस के चेहरा पे वोट पड़ा है, कुछ नहीं। जो है सत्य है, 25 से 30 फिर से नीतीश, यही सबसे बड़ा मुद्दा। और देख ही रहे हैं विकास का क्या कितना सारा काम किए हैं, पटना से लेकर देखिए मेट्रो का भी मतलब लगभग काम अब पूरी पर है। माहौल क्या रहेगा, माहौल ठीक ठाक है, अभी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे यही रहेंगे। तो राज्यसभा जाने के लिए नामांकन वो तो वो सब प्रोपगंडा है, बीजेपी वाला सब चाह रहा है, और जनता इनको मैंडेट दिया है बिहार में रहने के लिए 25 से 30।
और ये रहेंगे भी। अब आप लोग देखिए, की क्या मांग? हम लोग का मांग है कि बिहार में ही रहे। तो नीतीश के जो समर्थक है वो कतई नहीं चाहते सर कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? एक आम वोटर पटना का, बिहार का, पूरे के पूरे राज्य का किस तरह से रिएक्ट करने वाला है? आपको क्या इंप्रेशन समझ आता है बिघा के इन रिएक्शंस को देखने के बाद? देखिए, बिहार की जो सियासत, आप खास करके 89 के बाद एक प्रचंड जातीय समीकरण बनाने और बिगाड़ने के बाद दलों ने उसी आधार पे, तमिलनाडु तो मैं नहीं अभी कहूँगा, लेकिन हाँ, एक जातीय समीकरण वाली सियासत की वहाँ पे शुरुआत हुई और लालू यादव माइनस जो अगड़ी जातियाँ थी उनको छोड़ के उन्होंने एक सत्ता का लंबा 10 साल 15 साल उन्होंने बिहार को अपने हिसाब से चलाया। उसके बाद उसी सत्ता के सियासत जो समीकरण है उसको बना करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कुछ एक निर्माण किया और जो एनडीए का गठबंधन वहाँ चला, उसमें नीतीश कुमार हमेशा से उनका एक उन्होंने बीजेपी को एक तरह से अपने हिसाब से चलाया। आज वो एक सियासत अगर देखेंगे तो पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने वहाँ पे जो एमबीसी, जो वोट, जो सबसे जिसको नीतीश कुमार ने बहुत जिसको कहते हैं सोच समझ करके तमाम जातियों का समीकरण बनाया था, उसी समीकरण का, उसी वोट बैंक को नरेंद्र मोदी ने बहुत ही, और उसको थोड़ा वाइड करते हुए, यहाँ तक कि जो आरजेडी के साथ कुछ लोग थे उनको भी और अपर कास्ट को जोड़ते हुए, तो एक समग्रता से उन्होंने सामाजिक एक आधार को तैयार करने में लगातार जुटे रहे। उसमें गरीब, उसमें वंचित, उसमें खास करके ओबीसी, एमबीसी, दलित, आप देखेंगे अभी जब राज्यसभा का 2 टिकट मिला उसमें एक दलित है और वो सासाराम, जो दलितों का खास करके जहाँ बहुसंख्यक दलित है वो उसमें बीजेपी के साथ जुड़े। वहाँ से ओबीसी और एमबीसी में नरेंद्र मोदी ने जो हिंदू जो हृदय सम्राट से बिहार में अगर आप देखें तो उन्होंने हाई पिच पे ओबीसी नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे बीजेपी ने, संघ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार से लेके और जो नीचे उनका जो प्रचार तंत्र है उसमें नरेंद्र मोदी को उन्होंने स्थापित किया कि ये सबसे बड़े ओबीसी के नेता हैं। तो कल अगर जनाधार कोई विद्रोह करने की स्थिति में भी हो तो उस जनाधार में जो सबसे बड़ा समर्थक वर्ग बने वो नरेंद्र मोदी के लिए बने। मुझे लगता है उसको 12 साल में बीजेपी ने वहाँ तैयार किया। उससे पहले भी वो तैयारी थी, सुशील कुमार मोदी भी थे वहाँ पे, लेकिन वो तैयारी प्रचंड रूप से मोदी के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद उसकी शुरुआत हुई। और उनके साथ, इसके बावजूद कि वो 2 बार लालू के साथ गए, उसके बावजूद उनके पास जाके उनको वापस ला के और तब तक उन्होंने इस चीज़ को अपने पे नियंत्रण रखा कि उचित समय, सही समय पे जाके इसको वो लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि जनाधार वहाँ पे डेफिनेटली विरोध होगा। उसमें एक बड़ा वर्ग बहुत वहाँ पे, खास करके आरजेडी जो है, इस बात का फायदा उठाने के लिए तो हर संभव प्रयास राजनीति में है तो करेंगे, उसको वो करेगी ही पार्टी। लेकिन मुझे लगता है सामाजिक रूप से इसको जिस तरह से मैनेज किया गया है उसके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई ज़मीन पे कोई बहुत बड़ा ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर भी इसका जो कुछ जो जिसको मैं कहता हूँ कि जातीय समीकरण जो है वो बनेंगे और बिगड़ेंगे थोड़े से। उसमें रीएडजस्टमेंट जो है, रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, जो सोशल फोर्सेस है, उसकी संभावना से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। वो बिहार में होना तय है। और बिहार का जो युवा है, बिहार का जो यूथ है, बिहार में जो पॉलिटिकल जो अवेयरनेस जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसके कारण भी एक चीज़ समझ में आ गया था उनको कि नीतीश कुमार अब वो नहीं है, वो परफॉर्मेंस उनका नहीं हो रहा है, वो सत्ता के लिए यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। तो सत्ता के लिए जो उनका सत्ता प्रेम है, अब वो बिहार प्रेम उनका नहीं रह गया है, विकास का प्रेम उनका नहीं रह गया है, सत्ता तक वो सीमित था। तो वो भी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी ने उसका आकलन किया होगा कि ये सही समय है और यही समय है जब आप नीतीश को हटा करके वहाँ पे बिहार में जो भी इनकी जो भी कार्य योजना है, जो भी सत्ता का प्लान है वहाँ पे, अब बीजेपी, जाहिर है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कई सारी संभावनाएं अभी जिसका आकलन हमें लगातार करते रहना पड़ेगा कि खास करके जेडीयू में, मैं कई लोगों को मैंने अभी फ़ोन किया जब ये चीज़ें चल रही, तो ज़्यादातर सांसद के फ़ोन जो है वो बंद है, खास करके वो सांसद जो नीतीश कुमार के साथ होते थे, उनका फ़ोन बंद है। मैं लगातार सवेरे से कई 5 सांसदों को मैंने फ़ोन किया, वो 5 सांसद के फ़ोन बंद हैं। कई विधायकों को मैंने फ़ोन किया जो वहाँ मंत्री है, उनका फ़ोन बंद पड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार के जितने भी समर्थक हैं उनका फ़ोन बंद है। ये भी एक संकेत है कि या तो वो उन्होंने स्वीकार किया है या कुछ अन्य योजना उनकी है। क्या है, किस तरह का कन्फ्रंटेशन वहाँ हो सकता है, कोई छोटा कन्फ्रंटेशन होगा इसका
आकलन तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जरूर कर चुके होंगे, लेकिन बड़ा कोई कन्फ्रंटेशन वहाँ पे ज़मीन पे या सियासी उलट फिर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी वो मैंने कहा कि जो 4 स्तंभ थे, 4 स्तंभ में सुशील कुमार पहले गए, रामविलास जी गए, फिर लालू जी बाहर हुए, अभी आखिरी थे। तो अब कोई ऐसी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ग्राउंड उन्होंने बनाया है इतने सालों में कि जहां पे वो खुल्लम खुल्ला अब खेल सकते हैं, मुझे लगता है। अब बीजेपी ने ग्राउंड तो बना लिया सर, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बीजेपी जो अगली सरकार बनाती है उसमें जो मुख्यमंत्री कैसे कास्ट कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करेगी, एक ओबीसी को हटाकर क्या वो किसी अन्य वर्ग का यानी अगड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना सकती है? क्या आपको इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? इसकी संभावना तभी होगी अगर वो 2 अन्य उप मुख्यमंत्री जो है पिछड़ी जातियों से बनाते हैं या दलित से बनाते हैं, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है बिहार में। मुझे लगता है कि बिहार में डेफिनेटली नॉन अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर होगा। ये तो मुझे जो दिख रहा है, जितना मैं जानता हूं, और अगर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने आप को पिच किया है वहां पे, तो अगर नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि उनके नाम पे ही वहाँ पे ओबीसी जुड़े रहेंगे, तब तो वो किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर लगता है कि आने वाले चुनावी और ज़मीन को और मजबूत करना है और बेहतर करना है, तो वहाँ पे 1+1 वाली, तो मोदी तो यहाँ है ही, साथ में वहाँ पे भी ज़मीन से जुड़े हुए जो अन्य जो मजबूत जातियाँ हैं उनमें से ओबीसी में से किसी का, खास करके जिनका प्रतिशत अगर देखें वो बेहतर होगा, जो कि आपको ऐड कर सकता है डेफिनेटली, जिसके साथ कई जातियां जो है अपने आप को जोड़ के भी, ऐसे कई नेता हैं, कई नेता हैं बीजेपी में इस वक्त। खास करके अगर आप देखेंगे तो ओबीसी, एमबीसी एंड दलित में से नेताओं की कमी नहीं है वहाँ पे। हाँ, वो ऊपर किसको उठाते हैं, वहाँ पे बनिया भी है, यादव भी उनके पास है, ओबीसी के भी है, दलित के भी है, कई नेता हैं उनके। अगर नाम देखेंगे तो कई सारे नेता आपको मिलेंगे, लेकिन कौन ऐसा नेता है जो इस समय ये जो 4 स्तंभ गिरने के बाद जो वहाँ ज़मीन खाली हो उसको मजबूत एक स्तंभ बनने वाला नेता कौन है, ये मुझे लगता है इस वक्त क्योंकि सम्राट चौधरी जो है ये इसी खेमे से आते हैं। वो लालू जी के साथ कांग्रेस, उनके पिताजी कांग्रेस में थे, वो खुद आरजेडी और जेडीयू में शुरुआत की मंत्री रहे, तो अब वो मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री हैं, तो सब लोग उनका नाम कह रहे हैं। लेकिन ये निर्णय तो अभी मुझे लगता है जब तक हो नहीं जाए तब तक आप इसके साथ निश्चितता के साथ तो आप नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाने निर्णय तो उन्हीं को लेना है, पार्टी को लेना है। तो संघ पार्टी जो उनके बाकी संगठन है, मुझे लगता है कि तय तो पहले से हुआ होगा, नाम भी तय होगा, लेकिन उचित समय पे, सही वक्त पे ही वो नाम, सही जानकारी दी जाएगी। वो चिट जो है निकल के आएगा, जिसमें पता चलेगा कि अच्छा ये नहीं ये है, या ये ही जो है बनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है बीजेपी के, खास करके इस समय में, जबकि कोई भी खबरें आप ये नहीं कह सकते कि ये पक्की खबर है जब तक वो अनाउंस नहीं हो जाए। जेडीयू रहेगी या टूट जाएगी? मुझे लगता है कि जेडीयू को रखा जाएगा, जेडीयू को रखना इनकी मजबूरी है। जेडीयू टूटने से बीजेपी को नुकसान होगा राजनीतिक रूप से, तो जेडीयू को बना, आधा आरजेडी में भाग जाएंगे, आधा बीजेपी नहीं, वो तो चाहेंगे कि जेडीयू अभी कम से कम कुछ दिनों तक, क्योंकि ये जो पूरा जो सामाजिक आधार है वो बीजेपी के साथ वो जुड़े रहेंगे, तो एक प्रबंधन में बेहतर होगा। तो बीजेपी ने ऐसा किया होगा, लेकिन वैसे तो जेडीयू अगर आप देखेंगे तो टूटी हुई है। अगर जो लोग जानते हैं, जेडीयू में 2 फार पहले से है। एक फार जो दिल्ली में बीजेपी और अमित शाह के बीजेपी के साथ उनको माना जाता है, उनके कार्यकर्ता मानते हैं कि वो नीतीश कुमार से कम और उनके प्रति ज़्यादा उनका अभी सद्भाव है और उनके लिए ज़्यादा राजनीतिक रूप से काम करते हैं। लेकिन जो कुछ अति पिछड़े जो वहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उनको लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के बाद जो है उनके परिवार में से कोई आना चाहिए। निशांत के लिए कई लोगों ने कहा है, यहाँ तक कि जो लोग तो, लेकिन सबको पता है कि निशांत जो है वो उस तरह के वो मटेरियल ही नहीं है जो कि वो मुख्यमंत्री के लायक या मंत्री के लायक भी अभी नहीं है। अभी वो शुरुआत भी करेंगे, जो लोग कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे उसको लेकर भी शंकाएं हैं। लेकिन सियासी मजबूरी में जातीय जो समीकरण है उसको बनाए रखने के लिए, जो जनाधार को मजबूत रखने के लिए हो सकता है वो काम करे बीजेपी या जो संगठन में। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत बिहार में एक नई शुरुआत होगी, नई सियासी शुरुआत है ये, और इस शुरुआत में कई परिवर्तन बिहार में हमें देखने को मिलेगा, कई लेवल पे परिवर्तन होगा, क्योंकि चीज़ें अभी तक इस 40 साल में लगभग अगर आप देखें तो चीज़ें
वहीं तक चीज़ें सिमटते रही है, उन्हीं चारों लोगों के बीच ये चलता रहा है। यही लोग रहे हैं जिन लोगों ने लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, शरद जी या सुशील, यही इन्होंने ही पॉलिटिकल जो शॉट्स हैं जिसको कहते हैं निर्णय, वही करते थे। पहली बार ये निर्णय जो है वहाँ से निकलकर, पाटलिपुत्र से निकलकर सीधे इंद्रप्रस्थ पहुँच रहा है, दिल्ली पहुँच रहा है। तो ये जो है एक नई शुरुआत यहाँ से होगी। लेकिन बिहार में जो बिहार के नेताओं को, बिहार के लोगों को अगर आप जानते हो तो बिहार जो है बहुत देर तक निर्णय हो सकता है यहाँ से। आप देखिए जनता पार्टी के समय में भी अगर आप देखेंगे, और कांग्रेस को भी ये बहुत मुश्किल होता था कि वहाँ जो भी लीडर आते थे, जो भी मुख्यमंत्री बनते थे, कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने कई लोगों को परिवर्तन किया, राजीव गांधी ने कई लोगों को परिवर्तन किया। तो बिहार में बड़ा मुश्किल है कि अगर वहाँ के नेतृत्व नहीं है और नेतृत्व अगर कहीं और से चलेगा तो बिहार में वो उसको लेके लोग कैसे देखेंगे। अभी तक जिस तरह से चल रहा था कि अपने घर की सत्ता है, चाहे लालू है, चाहे नीतीश है, चाहे पासवान है, चाहे ये है, वो दिल्ली से मट के फिर वहाँ कहाँ से नियंत्रित होगा, उसको लेके बिहार के लोग क्या करेंगे, इस पे मुझे काफ़ी कुछ मुझे लगता है